हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबों को आज के इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज का वीडियो सीरीज़ होगा वो साइंस सीटेट जुलाई 2023 का पेपर 2 होगा मैथ साइंस वालों के लिए, जिसमें साइंस के कंटेंट से 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के साइंस बुक NCERT से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर किए हैं, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये साइंस का पहला क्लास होगा और सिर्फ एक वीडियो से आपका क्लास 6 का पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है संघटक। संघटक किसे कहते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे संघटक कहते हैं। जैसे भोजन बनाने के लिए आपको कच्ची सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए इत्यादि। ये सब भोजन के संगठक होगा। यदि आपको भोजन बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारा पदार्थ संगठक कहलाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, खाद्य पदार्थों के स्रोत। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ खाद्य पदार्थ कहलाता है। खाद्य पदार्थ का मतलब वैसे पदार्थ जिनको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर है? या खाद्य पदार्थ का स्रोत जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए पौधे से हमें गेहूँ, धान, दाल, सब्जी और फल इत्यादि प्राप्त होते हैं। दूसरा स्रोत है जंतु। जंतु से हमें जंतुओं से दूध, अंडा, मांस, घी, दही और पनीर प्राप्त होते हैं। तो खाद्य पदार्थ के कितने स्रोत हैं? तो खाद्य पदार्थ के 2 स्रोत हैं, पौधे और जंतु। क्लियर है पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट है भोजन के रूप। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। खाने योग्य भाग। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जिसे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं। पहला हो जाएगा आपका जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, फल हो गया, पत्ता, फूल इत्यादि। जैसे देखिए आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है, सीताफल के फूल पकोड़े बनाए जाते हैं। तो खाने योग्य भाग तना, जड़, फल, पत्ता, फूल इत्यादि होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आलू हो गए, उसके बाद आपका मूली का मूली हो गया, लौकी हो गया, पालक हो गया, सीताफल हो गया। क्लियर है? अंकुरण किसको कहेंगे? बीज से शिशु पौधा उगना या उगाना अंकुरण कहलाता है। यदि कोई बीज है उससे आपको छोटे पौधे उगाना है तो वो अंकुरण कहलाएगा। समझ गए? दूसरा है अंकुरित। अंकुर बीज से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुरित कहते हैं। अंकुर बीज से एक सफ़ेद रंग की धागा निकलेगा, जिसे अंकुरित कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकुरित। क्लियर है? मकरंद क्या है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरकंद एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाती है। मकरंद के बारे में समझे। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद मीठे रस
एकत्रित करके छत्ते में क्या करेगी, रखेगी, भंडारित करेगी, जमा करेगी। वो बाद में शहद या मधु बन जाती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खी जो भंडारित शहद रखते हैं उसका उपयोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी। पहला जो है वो शाकाहारी है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, पादप का मतलब केवल पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं, जैसे हिरन, गाय, बकरी, खरगोश। ये सब जो जंतु हैं ये केवल पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं, पादप को खाते हैं, इसलिए ये शाकाहारी कहलाएंगे। क्लियर है। अगला देखिए मांसाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, लोमड़ी हो गए, उसको मांसाहारी कहेंगे। जो केवल जंतु के उत्पाद को खाए, केवल वो जंतु को ग्रहण करता है भोजन में, तो समझ जाइए कि शेर, बाघ, लोमड़ी ये सब मांसाहारी होंगे। मांसाहारी जो मांस को खाते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। अगला देखिए सर्वाहारी। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जो जंतु और पादप के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य हो जाएगा सर्वाहारी, कौवा हो गया सर्वाहारी, कुत्ता हो गया सर्वाहारी। ये सब आपके सर्वाहारी है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। इंडिया के अंदर जितने भी प्रदेश हैं उनमें सभी जंतुओं के भोजन करने की जो विधि है वो अलग अलग है, अधिक विभिन्नता देखने को मिलता है। अगला टॉपिक जानेंगे। अगला पॉइंट है भोजन के घटक के बारे में। क्लियर है। भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतु से मिलते हैं, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्लियर। अगला देखिए पोषक। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक का मतलब हो गया जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए एनर्जी देता है उन्हें पोषक कहते हैं। क्लियर है। पोषक तत्व बताइए किसको कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देगा, एनर्जी। और ये किस भोजन में पाए जाएंगे, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा में होते हैं। मंड और शर्करा के रूप में विद्वान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपका हो जाएगा चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, चावल से, गेहूं से, आलू से, शकरकंदी से, मक्का से, पपीता से। इनको अगर हम भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, शरीर को एनर्जी मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए प्रोटीन क्या है।
हम लोग जानेंगे प्रोटीन के बारे में। क्लियर है? प्रोटीन बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग का प्रोटीन खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। बैंगनी कलर प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी को क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी को शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन हमें मिलेगा पादप से चना, पादप से चना, मटर से, राजमा से, मूंग से, सोयाबीन, जंतु से, मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि से। इन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होंगे। प्रोटीन हमारे बॉडी को शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य रखने के लिए अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है वसा के बारे में। क्लियर? देखिए वसा क्या है। वसा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर किसी कागज पर तेल का जो धब्बा दिखता है वो समझिए फैट्स है, वसा है। क्लियर है? कागज पर तेल का धब्बा वसा को प्रेजेंट करता है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। वसा से हमारे बॉडी को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अब बताइए वसा के स्रोत। तो वसा के स्रोत क्या सब हो जाएंगे? पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन, इसमें फैट्स पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? विटामिन हमारे बॉडी को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और विटामिन हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो इसके बारे में डिटेल समझिए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन की। विटामिन ए से क्या मिलेगा? तो ये हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। क्लियर है? विटामिन सी से क्या मिलेगा? विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसमें उसी पॉइंट को लिखा गया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर साइंस से क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। और आपको साइंस का 3 वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा, जिससे आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। विटामिन सी रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन? विटामिन डी। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जानेंगे खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण के स्रोत आयोडीन, अदरक, केकरा, ये है खनिज के स्रोत। कहाँ से मिलेंगे? आयोडीन, अदरक, केकरा से। फास्फोरस के स्रोत बताइए। तो फास्फोरस दूध से, केला से, गेहूं से प्राप्त होगा। अब लोहे के स्रोत बताइए। आयरन कहाँ से मिलेगा? तो आयरन मिलेगा पालक, सेब, यकृत से। कैल्शियम दूध, अंडा से। क्लियर है?
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है रुक्षांश के बारे में। अधिकतर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। रुक्षांश क्या है? हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशे और जल याद कर लीजिए, ये मेन पॉइंट क्लियर है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत बताइए। साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, मदद करता है। कौन? रुक्षांश। अब जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम लोग जानेंगे आहार के बारे में। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। क्लियर? आप पूरे दिन में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको आहार कहेंगे। क्लियर है? आहार देखिए, संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है, वो कहलाएगा संतुलित आहार। संतुलित आहार से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है संतुलित आहार, पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ये संतुलित आहार। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब अंकुरित बीज, मूंग व चना, ये आपका संतुलित आहार होगा। केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां, ये भी आपका क्या होगा? संतुलित आहार होगा। तो संतुलित आहार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां, इस सब से हमें संतुलित आहार प्राप्त होते हैं जो हमारे बॉडी को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे तीसरा पॉइंट के बारे में, तंतु से वस्त्र तक। तंतु क्या है? तो तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु से क्या बनेगा? तागे या धागे। क्लियर है? प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु कहाँ से प्राप्त होंगे? पादप या जंतु से। क्लियर है? पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन, ये सब आपको हो जाएगा प्राकृतिक तंतु। क्लियर है? पादप से क्या सब मिलेगा? तो कपास मिलेगा, रुई, जूट, पटसन। कपास, रुई, जूट, पटसन, ये पादप से प्राप्त तंतु के नाम हैं। जंतु से प्राप्त तंतु के नाम बताइए। तो ऊन और रेशम हो जाएगा। ऊन भेड़, बकरी, याक, खरगोश प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु कहाँ से मिलेगा? कीट कोकून से, रेशम कीट कोकून से। अब जानिए संश्लिष्ट तंतु, रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतु समझ में आ गया? यस। अब पादप तंतु, जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? अब जानेंगे रुई के बारे में। रुई एक प्रकार के प्राकृतिक तंतु जो पौधों से प्राप्त होते हैं। रुई कहाँ से मिलेगा? पौधे से। और ये कौन सा तंतु है? प्राकृतिक कि संश्लिष्ट? तो प्राकृतिक। अब देखिए कपास की फसल।
काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। कपास की फसल कहाँ होगी? काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में। कपास पादप के फल। कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कपास ओटना के बारे में। कपास से बीजों को कंक तन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। किसका? कपास का, पटसन तंतु का। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कहाँ उगाया जाता है? ये आपको पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन सीटेट, बीटेट, स्टेट, सुपरटेट में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। पटसन की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। पृथक अलग कैसे किया जाता है? पटसन तंतु से हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। कताई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंजे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। अब तकली के बारे में जानेंगे। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। तकली कहते हैं। अब जानेंगे चरखा के बारे में। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई और बंधाई तागों से वस्त्र बनाने की विधि को कहते हैं। अब बुनाई के बारे में जानेंगे कि बुनाई क्या है। तागों के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जब तागा के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके जो वस्त्र बनाया जाता है, उस वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में होता है। चलिए अगला टॉपिक जानिए। वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी है। हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण अलग अलग होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे वस्तु के बारे में। एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थ से भी बनी हो सकती है। वस्तु या तो एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होगा, अन्यथा उसमें कई अन्य पदार्थ की भी मिलावट होगी।
अब जानिए पदार्थ के बारे में। प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार, द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो उनके 3 अवस्था कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस है। ठोस के बारे में जानेंगे कि ठोस क्या है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकृति और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे कहेंगे ठोस। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा। तो आपको एग्जाम में नीचे वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ऐसे करके दे देगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट रहेगा, उसको चुनना रहेगा। चलिए अब जानेंगे द्रव के बारे में। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, तेल, अल्कोहल। अगला है गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहा जाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं यस, तथा कई वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं, पर उनमें से हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। पहला है दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं क्योंकि पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदुरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चमकदार पदार्थ के नाम सेंड कीजिए, खुरदुरे पदार्थ का एग्जाम्पल बोलिए, चिकने का, कठोर और कोमल पदार्थ का उदाहरण कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए यदि जानते हैं तो। कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए और खरोंचा जा सकता है, उसे कोमल कहते हैं। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है। धातु पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, वे प्रायः धातु होते हैं। वैसा पदार्थ जो चमकीला हो, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, जो आघात वर्धन्यता हो, तन्यता हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो और जो कठोर हो, वो आपका क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। क्लियर है? उदाहरण लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग जानेंगे विलय के बारे में। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं जिसे विलय कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलने वाले हो, जैसे पानी और नमक, ये विलय है। एक होता है अविलय। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होती है, जल में घुलती नहीं है, जैसे पानी और धूल, ये आपका अविलय है। अब हम लोग जानेंगे पारदर्शिता के बारे में। पदार्थ का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं, जिसे पारदर्शिता कहते हैं। जो लाइट को क्या करे? स्वयं से पार जाने की अनुमति प्रदान करें। अब जानेंगे पारदर्शी क्या है। ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। पारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल हो गए कांच, जल, वायु। कांच में आप आर पार देखते हैं प्रकाश को, जल में भी ऐसा ही है, वायु में भी ऐसा ही है। तो ये कांच, जल, वायु क्या होगा? पारदर्शी।
अब हम लोग जानेंगे अपारदर्शी के बारे में। वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं वस्तु को, उसको कहेंगे अपारदर्शी। जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी, ये सब क्या है? अपारदर्शी है। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं जा सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। चलिए अब देखिए पारभासी के बारे में। वैसे पदार्थ जिससे आप आपकी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं, परंतु साफ साफ नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे झलफलाते हुए देखते हैं ना, उसको कहते हैं कुछ कुछ दिखाई देता रहता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो समझिए कि पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। जैसे बटर पेपर, मोटी कांच, ये आपका क्या होगा? पारभासी हो जाएगा। चलिए अब जानेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु को किसी द्रव में मतलब पानी में पूरे तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में क्या होगा? कमी का आभास होने लगता है। भार में जो आभास कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं। जैसे लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ गए? चलिए अगला पॉइंट जानेंगे हम लोग। अगला चैप्टर है पदार्थ का पृथक्करण। हवा एक मिश्रण है, इसमें कई गैस मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हवा क्या है? एक मिश्रण है। पृथक्करण की विधियां। पहला विधि है हस्तचयन। किसी मिश्रण से हानिकारक और अन्य उपयोगी पदार्थ का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूं, चावल तथा दाल से पत्थर और भूसे को अलग किया जा सकता है, यह हस्तचयन विधि कहलाएगा। थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है थ्रेसिंग के लिए। नेक्स्ट है निष्पापन। पवन तथा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को अलग करने की विधि निस्तापन कहलाती है। जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। चालन। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहलाता है। रेत से कंकड़ तथा पत्थर से पृथक करना। अवसादन किसको कहेंगे? किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, तो ये अवसादन कहलाएगा। नेक्स्ट है निस्तारण। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, जिसे निस्तारण विधि द्वारा जल को अलग किया जाता है। जैसे जल में महीन कण को अलग करना। जल में अगर महीन कोई छोटा छोटा कण है, उसको अलग करने के लिए निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। निस्पंदन। मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्पंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को
प्राप्त करना। अब देखिए वाष्पन है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। वाष्पन समझ में आया। अगला देखिए नमक के बारे में। नमक जिसकी कमी से, नमक अगर आयोडीन युक्त खाना चाहिए। नमक का साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। NaCl इसका क्या होगा, रासायनिक सूत्र होता है। NaCl नमक का सूत्र है। नमक सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक का सूत्र बताइए NaCl। इसको रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। जिसमें कोई पदार्थ और अधिक नहीं घुला सकते हैं वह कहलाएगा उस पदार्थ का संतृप्त विलयन। विलय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं जिसे विलय कहते हैं, जैसे पानी और नमक। चलिए, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि जब जब गर्म करेंगे वो कम होते जाएगा, उसमें और पदार्थ देते जाइए। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम लोग जानेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए देखिए, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। कभी देखे होंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे खेतों में फसलों समय अनुसार बदल रहती है। खेतों में फसल देखे होइएगा बहुत सारा, खेतों में जो फसल होते हैं वो बिल्कुल समय के अनुसार बदलता रहता है। पत्तियां रंग बदल देती है और सूख कर पेड़ों से क्या हो जाते हैं, गिर जाती है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा भी जाते हैं। ये सब हमारे चारों ओर के परिवर्तन है। क्लियर है। परिवर्तन किसको कहेंगे? पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। आप किसी पदार्थ को परिवर्तन में कैसे ला सकते हैं? या तो उसमें कुछ एडिट करके या किसी दूसरे पदार्थ को मिला करके। क्लियर है परिवर्तन। चलिए ठीक है। उत्क्रमित के बारे में समझिए। इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। उत्क्रमित में क्या होता है, कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उत्क्रमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आटे को लोई को बेल कर रोटी बनती है, इसमें पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। जिसको एक बार अगर आप वो पदार्थ बना लिए अब फिर उससे वही पदार्थ बनाया जा सकता है। तो समझ जाइए कि वो उत्क्रमित परिवर्तन है। क्लियर। एक आता है अनुत्क्रमित परिवर्तन, लिखा गया है उत्क्रमित अपरिवर्तन, ये भी सही है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उसको कहेंगे उत्क्रमित अपरिवर्तन। जिसको लाएंगे वो कहलाएगा उत्क्रमित परिवर्तन। जो उस रूप में नहीं आएगा पहले वाला अवस्था जैसा, तो समझ जाइए कि उत्क्रमित अपरिवर्तन है ये। जबकि पकी हुई रोटी से पुनः लेई नहीं बनाया जा सकता है। अगर रोटी आप पका लेंगे तो बाद में लेई बना सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा उत्क्रमित अपरिवर्तन के एग्जाम्पल्स। क्लियर है। प्रसार के बारे में जानिए। जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है। जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, पिघलेगा नहीं तो फैलेगा। तो उसे कहते हैं प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रसार। संकुचन के बारे में समझिए। जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। तो फैलने और
सिकुड़ने को संकुचन कहते हैं। गर्म करने पर फैलेगा और ठंडा होने पर क्या होगा, सिकुड़ेगा। चलिए अब जानेंगे आवर्ती परिवर्तन के बारे में। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक निश्चित समय के बाद उसका रिपीटेशन होता है। जैसे हो जाएगा, इसको कहते हैं आवर्ती परिवर्तन। जैसे सूरज का उगना, सूरज का उगना या सूरज का डूबना, ये सब आवृत्ति परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। अगला देखिए अनावर्ती परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो कहलाएगा अनावर्ती परिवर्तन। क्लियर है? चलिए गलन किसको कहेंगे? किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। कोई वस्तु है जिसको आप फिक्स टेम्परेचर दे रहे हैं और द्रव अवस्था में बदल दिए तो वो कहलाएगा गलन। क्लियर है? अब है वाष्पन। जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। पानी है ना, तो पानी को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे देखिए। जैसे सूरज के प्रकाश से जल जो है वो गर्म हो जाएगा और वाष्पन द्वारा सीधे वाष्प में बदलने लगता है, उसको कहते हैं वाष्पन। समझे? देखिए अगला टॉपिक देखिए, पौधों के बारे में जानिए। पौधों का पहला पॉइंट है शाक। हरे एवं कोमल तन्ने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। जो देखने में हरा लगे और कोमल हो उसको शाक कहते हैं। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा कि हरे एवं कोमल तन्ने वाले पौधे को कहते हैं जड़, झाड़ी, वृक्ष, लता, शाक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड कीजिए। झाड़ी। कुछ पौधों में शाखाएं तन्ने के आधार के समीप से निकलती है। तन्ना कठोर होता है परंतु अधिक मोटाई नहीं होता, इसलिए इन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष के बारे में समझिए। वृक्ष पौधे से बड़े होते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जिन्हें वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष की लंबाई अधिक रहती है पौधे से। लता के बारे में समझिए। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही तो लता कहते हैं। कमजोर तना वाला जो पौधा रहेगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर फैल जाएगा भूमि पर, जिसको लता कहते हैं। लत्ती वाली जो भी पौधे हैं ना वो सारा क्या हो जाएगा, लता कहलाएगा, जिसमें लत्ती रहता है। समझ गए? अब जानिए आरोही के बारे में। कुछ पौधों आस पास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आस पास में उसको कोई ढांचा मिलेगा, खुरदुरा वाला भूमि मिलेगा या कोई वस्तु मिलेगा, उस पर चढ़ जाता है। ऐसे पौधों को आरोही कहलाते हैं क्योंकि वो अपना ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तने पौधे का सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में मदद करते हैं। जैसे मनी प्लांट का पौधा। आरोही पौधा का नाम बताइए? तो मनी प्लांट का पौधा। याद रहेगा ना जी। फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। फलक क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग फलक कहलाते हैं। शीरा के बारे में जानिए। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। शीरा विन्यास। घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर है, ऐसे शीरा विन्यास को समांतर शीरा विन्यास कहेंगे। समांतर शीरा विन्यास क्या है? घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरा के क्या रहेगा, समानांतर रहेगा, एक दूसरा के आमने सामने रहेगा, जिसको कहते हैं सिरा विन्यास। क्लियर है? अगला है रंध्र के बारे में। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद पाया जाता है
जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ता देखे ना, पत्ते, वो पत्ता के ऊपरी भाग पे देखिएगा छोटे छोटे छिद्र रहता है। जैसे पीपल के पत्ता देखे होइएगा, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसको कहते हैं रंध्र। रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्र से ही होती है। तो 3 ऑब्जेक्टिव इसे मिला के पूछ देगा आपको। कहेगा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है रंध्र। अगर पूछ देगा रंध्रों से गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से होगी, तो रंध्र से। सीख गए? चलिए आगे बढ़िए। पर्णवृंत क्या है? पर्णवृंत पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है। तने से जुड़ी होगी तो वो कहलाती है पर्णवृंत। रेशेदार जड़ किसको कहते हैं? जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। सभी जड़ें इसका बराबर होगा, इसलिए उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। मूसला जड़ बताइए। जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधी मिट्टी के अंदर जाती है ऐसे जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। पौधे का मुख्य जड़ जो सीधे मिट्टी के अंदर जाएगा तो उसे कहते हैं मूसला जड़। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है शरीर में गति। आप लोग बताइए कि आपके बॉडी में गति है? यदि है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए, जिनसे हम कमेंट देख करके हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इसी तरह का वीडियो ले करके आएंगे। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। हमारे बॉडी में जो है ना, वो स्वतः निरंतर गतियाँ होती रहती है हमेशा। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, ये सब क्या है? गतियां हैं। समझ गए? कोई आपसे कहेगा चलना गति है, तो हाँ, दौड़ना तो वो भी होगा, उड़ना वो भी हो जाएगा। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा धुमा पाते हैं। कहाँ से? जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मोड़ना अथवा धुमाना हम अपने बॉडी के विभिन्न भागों को कहाँ से? ओह माय गॉड। उदाहरण के लिए कोहनी होगा, कंधा हो जाएगा अथवा गर्दन हो जाएगा। इसको आप मोड़ और घुमा सकते हैं ना। चलिए अब जानेंगे संधि के बारे में। कौन सा संधि? बायोलॉजी का संधि है, आपके बॉडी में संधि है। ये आपका वो व्याकरण हिंदी वाला संधि नहीं समझ लेना है इसको। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा धुमा पाते हैं जहां पर 2 हिस्सों एक दूसरे से जुड़े हो। इन स्थान को संधि कहते हैं। क्लियर है? पहली बात कि घुमा सकते हैं तो जहां एक दूसरे का जोड़ हो वहां से घुमा सकते हैं। अब है कंदुक खलिका संधि। सभी दिशा में गति करता है। सभी दिशा में गति कौन करेगा? कंदुक खलिका संधि। घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण है। घुटना जो है वो किस संधि का उदाहरण है? हिंज संधि का। अचल संधि बताइए किसको कहिएगा? हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती है। हमारे शरीर की कुछ ऐसे संधि है जिसका हड्डी हिल नहीं सकती है। ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। आगे देखिए अब कंकाल के बारे में। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कंकाल समझे? हमारे बॉडी जो है ना, वो सभी अस्थियां ठीक
इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर रूप प्रदान करेगा, आकार प्रदान करेगा। वो आकार आपका जो ढांचा है, ढांचा जैसे ईंट को बनाने के लिए एक सच्चा चाहिए, मिट्टी, जिसमें मिट्टी रख दिया जाता है, ईंट बन जाता है। मूर्ति का चेहरा बनाने के लिए एक फर्मा होता है, जिसमें रख देगा तो उसका चेहरा बन जाता है। उसी प्रकार आपके बॉडी का एक ढांचा रहता है, वो ढांचा को कंकाल कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे पसली पिंजर के बारे में। पसली पिंजर किसको कहते हैं? पसलियां वृक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं, जिसे शंखरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियां एवं उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करती हैं। अस्थियां एवं उपस्थियां मिलकर के शरीर का कंकाल का निर्माण करेगा। गति करने समय पेशियों का संकुचन से अस्थियां खिंचती है। अब जानेंगे हम लोग कि हिंज संधि किसको कहते हैं। तो ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करते हैं। तो आपके बॉडी का वैसा संधि जो क्या करेगा, आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करेगा, तो उसको कहेंगे हिंज संधि। समझ गए हिंज संधि के बारे में? चलिए अब हम लोग जानेंगे केचुए में जो गति शरीर के पेशियों के बारी बारी विस्तरण एवं संकुचन से होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी किसके द्वारा होगी? तो विस्तरण एवं संकुचन से। क्लियर? पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण में मदद करते हैं। मछली के ऊपर जो पंख होते हैं वो तैरते समय जल में क्या करेंगे? दिशा निर्धारण में मदद करेंगे। चलिए क्लियर है? अगला पॉइंट आपके सामने है सजीव एवं उनका परिवेश। तो हम लोग जानेंगे सजीव एवं उनका परिवेश से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। सजीव जानते हैं? सजीव वैसे जीव जो क्या करें? श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, ये लक्षण अगर पाया जाता है उस पदार्थ के अंदर तो समझ जाइए उस सजीव कहलाएगा। सजीव के 5 लक्षण बताएं: वृद्धि करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, गति करना। कंसेप्ट क्लियर है? जिस जीव में ये देखने को या जिस पदार्थ में ये देखने को नहीं मिलेगा तो उसे कहेंगे निर्जीव। कंसेप्ट क्लियर है? परिवेश का मतलब होता है जहां हम लोग रहते हैं, वातावरण। क्लियर है कंसेप्ट? तो आज के इस वीडियो में आपका जो ये पॉइंट है सजीव एवं उनका परिवेश, वो समझिए। उद्दीपन, सबसे पहले हम आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है, जिसे उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? उत्सर्जन बताइए। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जब मनुष्य अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं या बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मानव जब उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निष्कासित करते हैं उसे कहते हैं उत्सर्जन। क्लियर है? अब जानिए आवास के बारे में। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे उसका घर या आवास कहते हैं। क्लियर है? जिसमें वो सजीव क्या करता है? निवास करता है, रहता है। अगला है अनुकूलन। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है तो उसे कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन समझिए। विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव किसी पौधे और जंतु का
जो उसको उस परिवेश के रहने योग्य बना देता है, रहने लायक बना देता है, तो उसे कहते हैं अनुकूलन। क्लियर है कंसेप्ट? अब देखिए स्थलीय आवास। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास का मतलब जमीन पे जो घर बनाया जाता है, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सब आपका कौन सा आवास के अंतर्गत आएगा? स्थलीय आवास के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब जानेंगे जलीय आवास के बारे में। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, ये कहलाते हैं जलीय आवास। अब जानेंगे हम लोग जैव घटक के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। जैव घटक का मतलब जीव, वैसा जीव जो क्या हो, श्वसन, प्रजनन, गति, वृद्धि, विकास कर सकते हैं। जैव घटक के अंदर सजीव जीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जंतु, ये जैव घटक के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अजैव घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ क्या कहलाएंगे? अजैव घटक। जैसे बताइए चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, इसको कहेंगे अजैव घटक। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक के एग्जाम्पल्स हैं। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा बताइए जैव घटक है कि अजैव घटक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजैव घटक। क्लियर है? अब है अंकुरन। बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरन निकल आता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुर जानते हैं ना? बीज से नए पौधे का शुरुआत वाला जो पार्ट होता है, शुरुआत वाला जो समय होता है, उसको कहते हैं अंकुरन। क्लियर है? अब जानिए प्रजनन के बारे में। जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन का मतलब हो गया दूसरों को जन्म देना। जब आप दूसरों को जन्म देंगे तो हो गया प्रजनन। क्लियर है? कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ ऐसे जंतु हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। तो बताइए कि मनुष्य, गाय, इस दोनों में कौन अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं? और एक मुर्गा हो गया और एक हो गया मुर्गी। इस चार में से बताइए कौन कौन अंडे देते हैं और कौन कौन शिशु पैदा करते हैं? क्लियर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपका कमेंट देख करके हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपके सामने लाने का भी प्रयास करेंगे। गति, सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी होते हैं। भोजन, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। अब जानिए श्वसन क्रिया के बारे में। हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते हैं कौन से? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केचुआ जो है वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केचुआ बताइए सांस किसके द्वारा लेते हैं? त्वचा के द्वारा। मछली गिल्स के द्वारा। और मनुष्य जो है वो फेफड़ा के द्वारा। क्लियर है? ये तीन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी है देखने को मिल सकता है। क्लियर है? पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ये सब सजीव के लक्षण हुए। क्लियर है? अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पयनुकूलन कहलाते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक आपके सामने है गति एवं दूरियों के मापन।
तो अब हम लोग जानेंगे गति एवं दूरियों के मापन के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जल मार्गों में आने जाने के लिए नाव का उपयोग करते थे। यातायात साधन, आने जाने के साधन को यातायात साधन के नाम से जाना जाता है। आने जाने के लिए आप जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सड़क पे हो गया, सड़क पे आप साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, बैलगाड़ी से, ये सब क्या कहलाएगा? आपका यातायात साधन कहलाएगा। सड़क परिवहन बताइए। सड़क पे चलने वाला साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस एवं रेलगाड़ी हो गया। ये सब सड़क पर चलने वाला परिवहन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए, वायु परिवहन, जो वायु मार्ग से जाते हैं या चलते हैं, जैसे उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर हो गए, जेट विमान, हवाई जहाज, ये सब वायु परिवहन हो गए। जल परिवहन, जल में चलने वाले परिवहन, नाव, स्टीमर, पानी जहाज, ये सब क्या हो गए? यातायात साधन के परिवहन के एग्जाम्पल्स हो गए। सड़क पे चलने वाले, वायु में उड़ने वाले और जल में तैरने वाले। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे मात्रक के बारे में। मापन की एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए आपको एक यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे लंबाई किसी का मापना है तो क्या चाहिए? कोई तो यूनिट चाहिए। जैसे मीटर चाहिए, नहीं तो सेंटीमीटर आपको चाहिए, नहीं तो फीट में मापिएगा, नहीं तो इंची में। केजी रहेगा तो किलोग्राम जानते हैं ना, वो भी एक यूनिट है। किसका? तो द्रव्यमान का। माप के परिमाण, संख्या भाग और मात्रक भाग। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी। ये सब क्या है? प्राचीन तरीके हैं लंबाई के। आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाई मापने के प्राचीन तरीके बताइए, तो कहिएगा पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी। ये सब क्या है? प्राचीन तरीके हैं लंबाई के। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके आज के मॉडर्न एज में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये आपके हो गए आधुनिक तरीके। आज के समय में अपने लोग लंबाई को कैसे मापते हैं? मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, तो मीटर में, किलोमीटर में। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे संसार के विभिन्न भाग प्रयोग मात्रक के रूप में। एक गज में कितना फुट होता है? एक गज में 3 फुट होता है। कितना? 3 फुट हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, 1 फुट में कितना इंच होगा? 1 फुट बराबर 12 इंची हो जाएगा। 1 फुट बराबर कितना? 12 इंची। 1 इंची बराबर कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 1 गज में कितना इंच होता है? तो 1 गज में 36 इंच होता है। क्यों? क्योंकि 1 गज में 3 फुट, तो 1 फुट में 12 इंची, तो उसको 12 से गुना कर दीजिए, 36 इंची हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, 1 गज में कितना मीटर होता है? तो 1 गज में 0.91 मीटर होगा। क्लियर है? 100 गज में कितने फुट होते हैं? तो 100 गज में 300 फुट होता है। 1 बीघा में बताइए कितना गज होगा? 965 गज होगा 1 बीघा में। क्लियर? 1 गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? 1 गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। फुट क्या है बताइए? फीट और फुट एक लंबाई की यूनिट है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया। किसको?
फीट और फुट को। फीट फुट का बहुवचन होता है। फीट जो है वो फुट का क्या है, बहुवचन है। 1 फुट में 12 इंची और 1 गज में 3 फीट होते हैं। समझ गए? 1 फुट में कितना इंची, तो 12 इंची। सेंटीमीटर तो 30.48 सेंटीमीटर। और मीटर में बदलिए तो 0.3048 मीटर होता है। क्लियर है? चलिए आगे समझिए वर्ग फीट क्या है। 1 वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट गुने 1 फुट होता है। ये 1 वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। क्लियर है? जिसकी चारों दीवार 1 फुट की होती है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग फीट होता है। क्लियर है? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। क्लियर है? तो 1 अगर उसकी क्या है, भुजा है 1 फुट, तो गुना कर दीजिए 1 से, तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए, हम इसे इस प्रकार भी समझा सकते हैं कि साइड स्क्वायर बराबर 1 फुट ग्रेटर देन 2 बराबर 1 स्क्वायर फुट। फीट को हम फुट के नाम से भी जानते हैं। 1 फीट का अर्थ बताइए। 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग फीट का अर्थ 929.030 सेंटीमीटर होता है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि मीटर पद्धति बताइए, तो कहेंगे मानक प्रणाली की रचना, फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति के नाम से जानते हैं। इसका शुरुआत कब किया गया, 1790 में। एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया जिसे एसआई मात्रक कहते हैं, सिस्टम यूनिट्स कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्लियर है? सेंटीमीटर, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। जैसे 1 मीटर है उसको 100 बराबर भाग में बांट देना है तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? मिलीमीटर के बारे में जानिए। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिसे मिलीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपसे पूछ देगा तो कहिएगा 10 मिलीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे करके पूछा जा सकता है कि 5 सेंटीमीटर बताइए कितना मिलीमीटर होगा, 10 मीटर 527 सेंटीमीटर बराबर बताइए कितना मिलीमीटर होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके बना सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, किलोमीटर है। लंबी दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करना पड़ता है तो जिसे हम किलोमीटर कहते हैं। क्लियर है? अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में मापना पड़ेगा, मीटर में तो माप नहीं सकते। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आपसे पूछ देगा कि 10 किलोमीटर बराबर, तो गुना कर दीजिएगा 1000 से। क्लियर ना? चलिए आगे देखिए, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र रेखा कहलाएगी। विभिन्न प्रकार की आकृति को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं, फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, वृत्त को मापना। चलिए अब जानिए गति के बारे में। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव हो जाती है या परिवर्तन हो जाती है तो उसको कहते हैं गति। क्या कहेंगे? गति। जब कोई वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदल जाती है तो उसको किस में कहिएगा? गति में। क्लियर है कंसेप्ट? आगे देखिए, वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई
वृत्ताकार मार्ग पे चक्र लगाती है, पंखे की पखुड़ियाँ इत्यादि। आवर्ती गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर गतिमान हो तथा t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व की गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। अब एग्जाम्पल से जानेंगे हम लोग, इसके एग्जाम्पल से। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्त काल है। अब देखिए, घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति है। हृदय का धड़कना बताइए, ये भी आवर्ती गति है। तो बताइए, आपका हृदय जो है वो 1 मिनट में कितना बार आवर्ती गति करता है? 1 मिनट में कितना बार धड़केगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड कीजिए। अब है घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे घूर्णन गति कहेंगे। एग्जाम्पल्स, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण, ये सब घूर्णन गति के उदाहरण है। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसे प्रकाश कहते हैं, उसको लाइट कहते हैं। अगर लाइट की उपस्थिति नहीं रहेगी तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूसरा है छाया। छाया किसको कहेंगे? यदि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और किसी बिंदु स्रोत पे पड़ेगी, क्लियर है, तो परावर्तन के बाद वहां से या तो टकराएगी फिर वो वापस लौट जाएगी। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद या तो परावर्तन हो जाएगा, वापस लौट जाएगी, ना तो सीधे निकल जाएगी। जिस बिंदु पे आपको मिलते हुए प्रतीत होता है या मिलती है, जिसको कहते हैं प्रतिबिंब या छाया। क्लियर है? अब जानेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आएगी और किसी बिंदु स्रोत पे पड़ेगी और वहां से वापस लौट जाएगी। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? दीप्त वस्तु, जो वस्तु स्वयं प्रकाश देती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब, ये सब क्या है? दीप्तमान वस्तु कहलाएंगे। क्लियर है? अप्रदीप्त वस्तु होते हैं जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं। तो आप लोग बताइए, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, तारे के पास अपना प्रकाश है, किसके पास अपना प्रकाश नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिए। पारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु को आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे शीशा, कांच, पानी। अपारदर्शी, जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। ऊपर भी ये बताया गया है, इस चैप्टर में था इसलिए आपको बता रहे हैं। दीवार, घड़ी, दीवार, लकड़ी, पुस्तक अपारदर्शी वस्तु है। पारभासी किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर सकता है परंतु स्पष्ट नहीं। पारभासी का मतलब थोड़ा थोड़ा जाता है परंतु अब बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसे वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जैसे धुआं, कोहरा, तेल लगा कागज, इनसे वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसे पारभासी वस्तु कहेंगे। अब है छाया वस्तु। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है,
जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सतह जो छाया का तरह काम करते हैं। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। इसलिए सूर्य को कभी क्या करना चाहिए? सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए। अब प्रकाश, हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। क्लियर है? अब है दर्पण। दर्पण किसको कहेंगे? वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। या दर्पण का दूसरा परिभाषा इस तरह से समझिए, जिसमें अपने लोग चेहरा देखते हैं ना, तो दर्पण वह चिकना और चमकीला सतह है जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ रहेगा, रस्तीत किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण का डिफिनीशन क्या होगा? कि वह वस्तु जिसका एक भाग अवश्य पॉलिश किया हुआ रहता है, जिसे दर्पण कहते हैं, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। दर्पण दो प्रकार के, एक होते हैं समतल और दूसरा होते हैं गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण बताइए किसको कहेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। समतल तो परावर्तक सतह समतल होगा, समतल दर्पण कहलाएगा। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। अब जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। क्लियर है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक अवतल, जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? धसा हुआ रहेगा, वो कहलाएगा अवतल दर्पण। धसा वाला, जिसका परावर्तक सतह क्या रहे? धसा रहे। उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या रहे? उभरा रहे, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्लियर है? परावर्तन किसी सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं से परावर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सीधी रेखा में गमन करेगी। सूची छिद्र कैमरे में से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत, किसी चालक में विद्युत आवेश के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत कहेंगे, जिससे करंट पास होता रहता है क्रमबद्ध तरीके से। विद्युत के प्रकार, स्तर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इससे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अब जानेंगे विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल में धातु की टॉपी धनात्मक सिरा कहलाता है, धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तंतु, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। विद्युत परिपथ, जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं: खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ। क्लियर है? विद्युत परिपथ समझ गए, जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। विद्युत चालक, जिन पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाह हो उसे विद्युत चालक पदार्थ कहेंगे, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम्पल्स को।
विद्युत अचालक, जिससे आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, करंट पास नहीं किया जा सकता है, उसे कहेंगे अचालक। जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच। क्लियर है? ये सब अचालक पदार्थ के नाम हो गए, जिसको कुचालक भी कहते हैं। विद्युत रोधक, जिन पदार्थ से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह को रोकने का काम करेगा, उसे विद्युत रोधक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कांच, कागज, वायु, ये सब क्या होगा? विद्युत रोधी पदार्थ होगा। अगला टॉपिक है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यूनान गारीय मैग्रेस ने चुंबक की खोज की। किसने? यूनान गारीय मैग्रेस ने चुंबक की खोज की थी। गरीय के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। क्लियर है? चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट, ये याद रख लीजिएगा। आपसे पूछेगा प्राकृतिक चुंबक कौन है, तो मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक, जो लोहे के टुकड़ों से बनाए जाते हैं, इसका नाम बताइए। तो छड़ चुंबक, गोलक, नाल चुंबक। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और चुंबकीय, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, ये सब क्या होगा? और चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चुंबक के कितने ध्रुव है? 2 ध्रुव हैं। इतना ही काफ़ी याद रखना है आपको। इसमें से ऑब्जेक्टिव में 2 ध्रुव आएगा, लगा दीजिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। पहला सिरा क्या रहेगा? उत्तरी ध्रुव। दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक के यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे, जिसे दिक्सूचक कहा जाता था। दिशा निर्धारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दिक्सूचक का। आकर्षण जानते हैं? अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेगा। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण किसको बोलेंगे? 2 चुंबकों के समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो कहा गया लाइक पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। बराबर वाले जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अनलाइक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो अपने तरफ खींचेगा, और दोनों पॉजिटिव ही रहेगा तो क्या होगा? खींच पाएगा क्या? उसमें प्रतिकर्षण होगा। क्लियर? उसमें आकर्षण नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे जल के बारे में। क्लियर है? जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल के बिना संभव जीवन नहीं है। जल की आवश्यकता पीने, नहाने, खाना पकाने, कपड़े धोने इत्यादि के लिए। जल कहाँ से प्राप्त होते हैं? नदियों, झरना, तालाब, कुआं, हैंडपंप, ये जल के क्या है? स्रोत हैं। जल हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं उसको जल का स्रोत कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं। वाष्पीकरण, गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। ये 2 पॉइंट देख लीजिए। जैसे जैसे हम पृथ्वी को पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो ताप क्या होगा? कम होगा। वायु ऊपर उठती है तो ठंडी होती जाती है। एक है आपके लिए संघनन। जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। क्लियर? भौम जल, उसके बाद है आपका जल चक्र। बाढ़, बाढ़ का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकता है। क्लियर है? सूखा, वर्षा का ना होना क्या होगा? सूखा होगा। जल संरक्षण, जल को बचाना, विवेकपूर्ण यूज करना। वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए, जिससे क्या होगी? जल का किल्लत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग जानेंगे हमारे चारों ओर वायु।
पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, क्योंकि वायु से ही हम लोग का जीवन संभव है। ऑक्सीजन की आवश्यकता तो प्रत्येक जीव को है। वायु में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21, शेष 1%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03%। कुछ अन्य गैस है, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। वायुमंडल, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घिरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन देखिए कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या सब है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अन्य सभी गैस हीलियम, हाइड्रोजन 0.04। बात सूचक पर्वतारोही, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। वायु किस से बनी है? वायु अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य सभी गैस 0.04 जलवाष्प तथा धूल के कण हैं। वायु किससे बनी है? अनेक गैस के मिश्रण से बनी है। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से मार तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं। पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसको कहेंगे? गतिशील वायु को। क्लियर है? पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जल प्राणी, पवन चक्की, इस सब को देख लीजिएगा। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। क्लियर है? कचरा संग्रहण एवं निपटान, एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभ आरंभ किया था। क्लियर है? हमारे दैनिक क्रियाकलाप से कचरा उत्पन्न होता है। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग पृथ्वी को बचाता है। पुनर्चक्रण ऊर्जा बचाता है। इस पॉइंट सबको एक बार देख लीजिएगा। पुनर्चक्रण कागज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत होती है, कम कर देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और रहता है। लैंडफिल अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार हैं कि पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता है, के लिए मुफ्त है। लगभग अगले 20 वर्षों तक भड़ाव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भड़ाव क्षेत्रों का पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। नीले कूड़ेदान, हरे कूड़ेदान। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और जो भी स्टूडेंट सीटेट, बीटेट, स्टेट, सुपरटेट इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
ताकि प्रत्येक बच्चों को इनका लाभ मिल सके।